बट बहुत सारे कमेंट्स आए एंड मुझे रोड पे भी लोगों ने कई बार कहा तो मुझे भी मतलब सरप्राइज़ हुआ कि अच्छा ऐसा भी कुछ है। ज्योग्राफी के लिए जैसे हम एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है। डेफिनेटली अगर हमारे बीच में से कोई निकलता है, हमारी फैमिली में से हमारे ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स कोई भी हमारे आसपास निकलता है तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल फैक्टर होता है। प्लस वो आपकी बहुत ही अच्छा गाइड की तरह आपको एक्ट करता है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ें मेंस में तो आई मेक श्योर कि आप उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ें क्वेश्चन पेपर में ही। और जो है जब एग्ज़ाम के जो एक हफ्ते पहले वाला जो ट्राई रन करता था उसमें कभी अपने मार्क्स नहीं कैलकुलेट करता या मार्क्स देखता नहीं था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सर हमारे साथ है अर्नव सर, जिनका 56 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। ये सर का थर्ड अटैम्प्ट था। इसके पहले सर यूपीपीसीएस के थ्रू एसडीएम भी बने थे और अभी हम ट्रेनिंग सेंटर में हैं सर के साथ पाम में। और सर अभी यूपीएससी के लिए यूपीपीसीएस की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं एसडीएम के लिए। और सर ने ये यूपीएससी भी क्लियर कर लिया है। साथ ही साथ आज हम सर की जर्नी जानेंगे, स्ट्रैटेजी जानेंगे, क्या बुक लिस्ट फॉलो करें, ओवरऑल हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने सर का पहले भी इंटरव्यू कर रखा है जब यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हुए थे एसडीएम के लिए सर। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम वीडियो। सर सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। जी, तो मेरा नाम अर्नव मिश्रा है और मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ इन उत्तर प्रदेश। और मेरी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन थी क्लास 12 तक वो होम डिस्ट्रिक्ट से ही हुई है। और उसके बाद फिर मैंने आईआईटी जेईई क्वालिफाई किया एंड मुझे आईआईटी जोधपुर मिला और वहाँ पे मैंने अपना 4 ईयर बीटेक ग्रेजुएशन किया। एंड उसके बाद मैंने कुछ समय बैंगलोर में जॉब भी करी। बट उसके बाद फिर मेरा मन जो है सिविल सर्विसेज की तरफ झुकाव होता चला गया और फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और मैंने फुल फ्लेजेड 2018 में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। राइट, ओके। सो मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपको अपने सिस्टर आरुषि मैम से मिला होगा। फ्रेंड्स, आप सभी आरुषि मैम को जानते होंगे और सर आरुषि मैम के ब्रदर हैं। तो बताइए कैसे मोटिवेशन मिला मैम से वैसे? डेफिनेटली देखिए, फैमिली में जब कोई अपने से बड़ा होता है और वो कोई ऐसी चीज़ जैसे कि सिविल सर्विसेज हमारे दिमाग में होता है कि बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है और डेफिनेटली बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत सारा कंपटीशन है। जब बट हमारी फैमिली में से कोई उसको क्वालिफाई करता है या उसके लिए प्रिपेयर करता है तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है कि मैं भी कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से मेरी सिस्टर आरुषि मिश्रा जो कि आईएफएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर की और अभी पोस्टेड हैं आगरा में, तो उनके होने के बाद से भी मुझे मोटिवेशन आया कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है और शायद मैं भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। राइट, एंड देन मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ओके। सर लास्ट जो हमने इंटरव्यू किया था उसमें बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप कैरी मिनाटी की तरह लगते हो तो आपने कमेंट्स वगैरह रीड करे थे तो कैसा लगा था उस टाइम पे और क्या रिएक्शन है आपका इस बारे में? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता नहीं था कि कैरी मिनाटी कौन है और जब बहुत सारे कमेंट्स आए और मेरे भी नज़र पड़ी उस पर, तब मैंने सर्च किया कि अच्छा ऐसा भी कोई है जो कि यूट्यूब पे यूट्यूबर है जो कि वीडियोस बनाता है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने वीडियोस तो नहीं देखे बट बहुत सारे कमेंट्स आए एंड मुझे रोड पे भी लोगों ने कई बार कहा तो मुझे भी मतलब सरप्राइज़ हुआ कि अच्छा ऐसा भी कुछ है। तो इट वाज जस्ट अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज एंड दैट इज इट। राइट। सर अभी आप एसडीएम की ट्रेनिंग कर रहे हो और आपको ट्रेनिंग पता चलते ही आप आईएएस ऑफिसर भी बन गए, जिसके लिए आपका लास्ट एम था जो जिसके लिए आप एग्ज़ाम भी दे रहे थे सिलेक्शन के बाद भी। तो कैसा लगा उस टाइम पे फीलिंग? एसडीएम ही है, आप फिर से एसडीएम बनना है, फिर बाद में जाके हालांकि प्रमोट होंगे उसमें और कह सकते हैं काम करने का दायरा भी बढ़ जाएगा। तो क्या मिक्स्ड फीलिंग थी या फिर कुछ चेंज? देखो, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन एक सपने के साथ शुरू करी जाती है कि जो भी हमारी एनर्जी है, जो भी हमारा एफर्ट है, वो हम बेस्ट पॉसिबल जनता की सेवा में लगा सकें। राइट सर। तो ये दोनों ही पोजीशन जो भी हैं स्टेट पीसीएस के थ्रू एसडीएम और जब हम सेंट्रल सर्विसेज में या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस की सर्विस के थ्रू जाते हैं, दोनों ही सर्विसेज जनता की सेवा के लिए होती हैं। राइट सर। लेकिन जिस तरीके से एक ऑल इंडिया सर्विस जो है एक ऑल इंडिया व्यू लेके चलती है और वो एक बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे वो काम ऑन द ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंट कर पाती है। तो डेफिनेटली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो आईएएस का एक सपना हमेशा दिमाग में था और शायद वही एक सपना था जो कि जब मैं डिप्टी कलेक्टर में सेलेक्ट भी हो गया और ट्रेनिंग भी कर रहा था, लेकिन वो एक सपना था जो लगातार मुझे धकेलता रहा ट्रेनिंग के दौरान भी, उस पूरे हेक्टिक शेड्यूल के दौरान भी उस सपने की तरफ धकेलता रहा और फाइनली आज वो दिन पूरा हुआ। राइट सर, सपना पूरा हुआ। ओके। सो प्रीलिम्स के बारे में बताइए सर यूपीएससी के। अभी जैसे आपसे अर्लियर बात हो रही थी कि आप यूपीपीसीएस और यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किसका बताऊँ और कैसे बताऊँ। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इसका देखिए, ये जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ही नॉर्मल सा है क्योंकि जो हमारा सिलेबस होता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस का वो ऑलमोस्ट 50% सिमिलर ही चलता है। जो हमारा जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट होता है, और पहले तो जब पीसीएस में जब मैंने दिया था तब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते थे तो वहाँ पे वो सिमिलैरिटी नियरली 70% पहुँच जाती थी।
अब जो है यूपी पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हटा के यूपी स्पेसिफिक 2 पेपर्स ला दिए गए हैं इन द मेंस, और इस तरीके से उसको थोड़ा सा यूपी की तरफ और ज़्यादा ओरिएंट कर दिया गया है। तो अगर मैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के बारे में बात करूं, ऑल्दो अभी जो पेपर आया है उसके बारे में मुझे पता चला है कि वो बहुत ही टफ था। हाँ। मुझे समय नहीं मिला कि उस पेपर को मैं एनालाइज कर पाऊँ जी। बट आई हैव बीन लिसनिंग कि मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि बहुत टफ था। हाँ। तो बट टॉकिंग ऑफ बिफोर प्रीलिम्स जो कि मैंने दिए थे, अगर उनके बारे में बात करूँ कि किस तरीके से प्रिपरेशन थी, तो प्रीलिम्स में 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो स्टैटिक, एक डायनामिक और एक हमारी प्रैक्टिस जो कि टेस्ट सीरीज़ की होती है। राइट सर। तो जो स्टैटिक के लिए हमारी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, देन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, देन इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS, एंड देन ज्योग्राफी के लिए जैसे हम NCERTs पढ़ते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए हम पढ़ते हैं NCERTs पढ़ते हैं। तो ये तो आपको बेसिक्स आपके कोर प्रिपेयर कर देंगे, एंड आफ्टर दैट आपको करंट अफेयर्स के लिए ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। बिल्ड करना होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप मार्केट में अवेलेबल जो भी मटेरियल्स हैं, जिन भी कोचिंग्स के या जिन भी प्लेसेस के मटेरियल अवेलेबल हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप किसी 2 जगह के पेपर्स जो करंट अफेयर्स हैं उनको रीड करें। राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने PT 365 पढ़ी थी, बट आप कोई और भी मटेरियल रेफ़र कर सकते हैं। तो जब इस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे तो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होगी करंट अफेयर्स की। अलॉन्ग विद दैट आप डिजिटल सोर्सेज का बहुत अच्छा यूज़ करें, क्योंकि जो डिजिटल मीडियम है, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये चैनल्स आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, आपकी प्रिपरेशन को डायनामिक बनाएंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप कोशिश करें कि सेक्शनल्स भी करें और फुल लेंथ भी करें, बट अगर आप सेक्शनल्स नहीं कर पा रहे हैं टाइम क्रंच की वजह से, देन मेक श्योर कि आप फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लगा के जाएँ। 8 से 10 फुल लेंथ टेस्ट अगर आप लगा लेंगे, देन आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से आपको सिचुएशंस हैंडल करनी है। इवन दो कई बार आपको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता होगा, बट आप इंट्यूशन से कई ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेंगे। Right. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते थे आप? प्रीलिम्स में देखिए, मैं एक फिक्स्ड माइंडसेट से तो नहीं जाता था, लेकिन पिछले 2 अटेम्प्ट्स में जिनमें भी प्रीलिम्स निकला, उन दोनों में ही मैं नियर बाई 95 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, और दोनों ही प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स अच्छे रहे थे, अबव 100 ही दोनों में रहे थे। ओके सर, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। आपका लास्ट ईयर भी यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था, और ये एसडीएम के लिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, तो थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। देखिए, जो लास्ट ईयर मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यूपीएससी का प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली, और जो सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी हुआ उसमें मुझे डैनिप्स सर्विस मिली थी। ओके। और यूपी पीसीएस में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो जो भी व्यूअर्स इस बात को सुन रहे हैं, अभी मैं और भी बताऊंगा कि जो नहीं हुआ वाली लाइन भी बहुत बड़ी है। अभी आपको हुए वाली लाइन बहुत लग रही होगी, हाँ। अभी नहीं हुए की लाइन भी बहुत बड़ी है। हाँ। तो पीसीएस भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, इवन प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, मेंस और इंटरव्यू तो छोड़ ही दो। ओके। और फिर यूपी पीसीएस के सेकंड अटेम्प्ट में फॉर्चुनेटली प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, और रैंक 16 आई थी, और डिप्टी कलेक्टर बन गए थे, और उसी की अभी करंटली ट्रेनिंग चल रही है। राइट। अच्छा सर, जैसे आप बचपन से पढ़ने में अच्छे इंटेलिजेंट टाइप स्टूडेंट थे या फिर एवरेज, कैसे थे? देखिए, मैं बचपन से इंटेलिजेंट तो नहीं बहुत ज़्यादा कहूँगा, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। मतलब मैं मेहनत ज़रूर करता था कि मैं अच्छे से अच्छा स्कोर करूँ। तो वो मेरा स्कोर 80, 90 इनके बीच में रिवॉल्व करता रहता था। बट ये जो 80 से 90 और इवन 90 प्लस का भी जो भी था एफर्ट, वो ऐसा नहीं था कि मतलब बस यूं ही हो जा रहा था। उसके लिए बहुत जी जान से मेहनत मुझे हमेशा करनी पड़ी है। कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि प्लेटर पे सर उठा, वो चाहे 10th में नंबर हो, वो चाहे 12th में मार्क्स हो, वो चाहे IIT JEE हो। IIT JEE भी फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ था, सेकंड अटैम्प्ट में हुआ था, और उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत जितनी कर सकता था मैं उतनी मेहनत करनी पड़ी थी। सिविल सर्विसेज में भी वही चलता रहा।
अच्छा सर, जैसे कि मैम आपकी सिस्टर हैं, तो कभी जैसे मैं पहले ऐसे सोचता था कि जिनके घर में आईएएस ऑफिसर होते हैं सिर्फ वही आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, तो ये कितने हद तक सच बात है? क्योंकि अभी मैं जैसे कि टॉपर के इंटरव्यू करके आए थे, वो स्टेट टॉपर थे। अच्छा। और उनको 3rd अटैम्प्ट में लग गया यूपीएससी क्लियर करने में, तो उन्होंने बताया कि स्कूल अपनी जगह पे बट यूपीएससी अलग मांगता है। और ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हालांकि ये नहीं कि एग्ज़ाम ही निकल जाएगा अगर कोई है तो। नहीं, देखिए डेफिनेटली अगर हमारे बीच में से कोई निकलता है, हमारी फैमिली में से, हमारे ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स, कोई भी हमारे आसपास निकलता है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल फैक्टर होता है। प्लस वो आपकी बहुत ही अच्छा गाइड की तरह आपको एक्ट करता है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, बिकॉज नहीं करना इस इन सिविल सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समुद्र है मटेरियल का, सामानों का, किताबों का, पूरा कमरा लोगों ने किताबों से भर दिया है, लेकिन दिमाग में कितना भर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेफिनेटली गाइडेंस तो मिलती ही है, बट जो एफर्ट होता है, जो बोझा ढोना है बेसिकली, जो आपको एफर्ट करना ही करना है, जो रिगरस हार्ड वर्क होता है। कई बार लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करके निकल गया, बट मैं कहता हूँ कि स्मार्ट वर्क तभी बिल्डअप हो सकता है जब आपने बैक में हार्ड वर्क कर रखा हो। बिना हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क किसी काम नहीं आता है। तो आपको हार्ड वर्क तो बेसिक सर्टेन करना ही करना है, और वो हर इंडिविजुअल को करना होता है। जी। अच्छा, चलो अब हम इसी पे बात करते हैं, क्या करना है नहीं करना है, तो उसी पे मेन फोकस बताइए सर। क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होता है कि लक्ष्मीकांत तो पूरा पढ़ना है, डीडी वासुई भी पढ़ लो पूरी, है ना। इसी प्रकार से अगर हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम तो सबको पता ही है, इसके अलावा एनसीईआरटी पूरी पढ़ो, और भी किताबें आती हैं अलग अलग राइटर की, वो भी पढ़ लो। देखिए, लिमिटेड कंटेंट एंड नंबर ऑफ रिविजन्स। लिमिटेड कंटेंट में जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कई बार लोगों को लिमिटेड कंटेंट से लगता है कि कुछ पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल बेयर मिनिमम नहीं, आपको अपनी नॉलेज बेस एक्सपैंड करनी है, लेकिन सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जिनको आप रिवाइज कर पाएँ। कोई भी ऐसा मटेरियल, ना तो प्रीलिम्स, ना तो मेंस, ना तो इंटरव्यू, कोई भी मटेरियल ऐसा ना रेफ़र करें जिसको आप 2 से 3 बार पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो एंटायरली वेस्ट होगा आपके लिए। आप उसको आंसर्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट मेरे केस में तो ऐसा काम करता था। पीपल हैव फोटोग्राफिक मेमोरी, मैंने देखा है लोग एक बार चीज़ों को पढ़ते हैं और वो तुरंत एग्जाम में वैसा का वैसा रिफ्लेक्ट करते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, पीपल लाइक मी, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर, उनको चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती हैं, उनको बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके उनके दिमाग में चीज़ें सस्टेन करती हैं उतनी लंबी कि वो एग्ज़ाम तक सस्टेन कर पाएँ। तो कोई भी चीज़ मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप तभी पिकअप करें अगर आप उसको रिवाइज कर पाते हो, क्योंकि वो रिवीजन का ही पूरा एग्ज़ाम ये गेम है। राइट। जैसे आपने भी बताया कि कोई ऐसा इंसान होता है जिसको पहली बार में ही वो पेपर में पूरा लिख के, बट सर मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वो उनके लिए पॉसिबल है, बट यूपीएससी जैसा सिलेबस भी काफ़ी हेल्दी है, तो वो ट्रिक इसमें काम नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ट्रिक काम नहीं आती है, क्योंकि एग्जैक्टली जो सिलेबस है यूपीएससी का वो इतना वास्ट है कि अगर आपने नंबर ऑफ रिविजन्स नहीं अच्छे से करे होंगे Right. तो आपके जो आंसर्स की क्वालिटी है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी। एंड देखिए, प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग है, असली गेम टिकता है जाके मेंस पे। तो मेंस में आपकी आंसर्स की क्वालिटी तभी इंप्रूव होगी जब आपने नंबर ऑफ रिविजन्स अपने अच्छे से करे होंगे। तो आई मेड श्योर कि 3 से 4 बार मैं उस मटेरियल को एटलीस्ट पढ़ के अपनी आंखों के आगे से निकाल दूँ, जिससे कि एक ब्रॉड फ्रेमवर्क मेरे दिमाग में फीड हो जाए कि जब मैं क्वेश्चन देखूँ। बिकॉज होता क्या है कि मेंस में हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, प्रीलिम्स में फिर भी हमारे पास थोड़ी सी टाइम का रहता है, बट मेंस में आपको मतलब गोली की रफ्तार से लिखना होता है। तो वहाँ पे सोचने का समय नहीं होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप बहुत सोचने में लगेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो अगर आपने नंबर ऑफ रिविजन्स अच्छे से कर रखे होंगे तो आप देखेंगे और आपके दिमाग में आंसर, आपका फ्रेमवर्क क्लिक कर जाएगा, और वो फ्रेमवर्क आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है। ये यूज़फुल रहेगा। अच्छा, फ्रेमवर्क की बात चली रही है तो इसके बारे में बताइए। जैसे आंसर आप लिख रहे होते हैं, एक क्वेश्चंस ख़त्म करने वाले ही होते हैं कि दूसरे के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो वो कैसे माइंड फ्रेमिंग पूरा क्वेश्चंस का चलता है कि आता जाता है कुछ वैसे चल रहा है, या फिर पहले मेन बॉडी, जैसे IBM कहते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, IBC सॉरी, हाँ, तो वो पहले हो जाता है, फिर बैक ऑफ द आंसर लिखते जाते हैं तब होता है? नहीं, देखिए, जो फ्रेमवर्क होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का, ये आप ब्रॉडली हर जो जीएस के पेपर्स हैं और हर जो उसका कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल पेपर 1 में हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और इस तरीके के कंपोनेंट्स बने हुए हैं। फिर पेपर 2 में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, पेपर मतलब जैसे पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये पेपर 2, 3 इस तरह में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, तो इनका आप एक ब्रॉड फ्रेमवर्क अपने दिमाग में आंसर्स का बना के रखें कि अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा तो मेरा इंट्रो कैसा होगा, और बॉडी में जो भी क्वेश्चन में पूछा गया वो रखूंगा, लेकिन कंक्लूजन कैसा होगा। तो ये ब्रॉड फ्रेमवर्क्स अपने दिमाग में रखें। फॉर एग्जांपल, अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है तो मैं एक फ्रेमवर्क दिमाग में रखूंगा कि हमेशा क्वेश्चन में मैं आर्टिकल मेंशन करूंगा इंट्रोडक्शन में, बॉडी में मैं जो भी पूछा गया वो मेंशन करूंगा, बट कंक्लूजन मैं किसी न किसी कमेटी से करूंगा, या तो मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से करूंगा, या तो मैं किसी जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट से करूंगा, मैं किसी डेटा से करूंगा। तो इस तरीके का हर सब्जेक्ट जो मेजर कंपोनेंट्स है, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री,
इनका आप एक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में रख लें कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन इस तरीके से होगा। जब आप क्वेश्चन को पढ़ें मेंस में, तो मेक श्योर कि आप उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ें क्वेश्चन पेपर में ही, और जो कीवर्ड्स हैं उनको मार्क कर दें कि पूछा क्या गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्क्स लोग पूछते हैं कि मार्क्स कम क्यों हो गए। मार्क्स इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि पूछा क्या गया था और हमने लिख क्या दिया। हाँ, ठीक है, तो कई बार ये कन्फ्यूजन होता है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है लिखते समय। तो जो पूछा गया है उस पर आप अंडरलाइन करते हुए 1, 2, 3 जो भी क्वेश्चंस के पार्ट है, फॉर एग्जांपल 15 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें 2 से 3 इवन 4 पार्ट्स भी कई बार पूछ लिया जाता है, बड़ा सा क्वेश्चन होता है। तो जो भी पार्ट्स पूछे गए उनको हाईलाइट करते हुए 1, 2, 3, 4 लिखते जाएँ, और क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन आंसर करें तो उसमें सारे वो पार्ट्स जो कंपोनेंट्स पूछे गए उनको एड्रेस करना ना भूलें। अगर आपने उनको एड्रेस किया है, इवन तो आपने बहुत क्वालिटी कंटेंट नहीं डाला है, तो भी आपके मार्क्स ऑन एन एवरेज ठीक ठाक आ जाता है। जैसे कि आपने अभी बताया था कि आपने 1 साल जॉब भी करी है, जॉब के बाद फिर आप इसमें आए हो, तो वो जो रिदम टूट गया था प्रिपरेशन का, तो कहीं ऐसा हुआ है कि आप जॉब के साथ भी प्रिपरेशन कर रहे हो? जैसे आपने बताया था कि सेकेंड ईयर कॉलेज से स्टार्ट कर दिया। देखिए, ये जर्नी तो 2014-15 से स्टार्ट हुई है, जब मैं सेकेंड ईयर में था और मेरे एलुमनाई कॉलेज के आए थे और उन्होंने मतलब बताया था, मोटिवेट किया था सिविल सर्विसेज के बारे में। बट जो फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन थी वो 2018 से शुरू हुई थी, आफ्टर रिज़ाइनिंग फ्रॉम माई जॉब। और जॉब करते दौरान भी मैं थोड़ा बहुत तो रिविजन्स करता था, मैं देखता था मटेरियल और जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह देख लेता था, लेकिन फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल पा रहा था बिकॉज आई वॉज इन प्राइवेट सेक्टर एंड डेफिनेटली दैट इज़ डिमांडिंग। वो आपसे आपका एफर्ट मांगता है। देन आई केम टू रियलाइज़ कि भाई अब साथ में नहीं हो पा रहा है एंड अब रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। सो इट वॉज अ हार्ड डिसीजन बट फॉर्चुनेटली इट वॉज फॉर द बेस्ट एंड नाउ आई एम सिटिंग हियर, Right. फाइनली रिज़ाइन करके आ गया। अब तो IAS बन गए जो आपको चाहिए था बचपन से ही। ओके, अभी हम मेंस की बात कर रहे थे। अच्छा, मेंस में कभी ऐसा कन्फ्यूजन हुआ पेन कौन सा यूज़ करें, हेडिंग कैसे बनाना चाहिए? अच्छा, आप बनाना चाहिए तो स्टूडेंट्स को कैसे सजेस्ट करना चाहोगे कि कौन से पेन, या फिर हेडिंग के लिए क्या पेन, मल्टी कलर यूज़ करें, कैसे करें? देखिए, मैंने तो पायलट का जो V5 आता है, जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड पेन है, हर ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट उसी पेन से मेंस लिखता है, बट आप डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। V5 इज़ अ गुड पेन बिकॉज उसकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी रहती है। एंड बाकी जो कलर कोडिंग का हो गया कि कलर्स अलग यूज़ करने हैं नहीं करने हैं, ये एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट द थिंग इज़ कि कई बार एग्ज़ाम मेंस इतना फास्ट लिखना होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पेन बदल पाओ या अलग अलग कलर से हाईलाइट कर पाओ। अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है अपना क्वालिटी मेंटेन करते हुए, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, तो मैंने सिंगल सिर्फ पेन का यूज़ किया था V5 का, और जहाँ पर डायग्राम आता था मैं उसमें पेंसिल से कई बार हाईलाइट कर देता था, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मैंने इसका यूज़ नहीं किया था। ओके, और मेंस का जो इतने सारे 9 पेपर आपको देने होते हैं, और आज पेपर देकर आए 2, फिर कल देना है, फिर परसों देना है, ऐसे करके लगा रहता है। उस टाइम पे क्या पढ़ते थे, रिवीजन करते थे, या फिर आके आज जब बहुत लिख के आया हूँ, हाथ भी दर्द करने लगा है, आज आराम करता हूँ, कल पेपर देने जाना है? ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और ये डेफिनेटली फेस होती हैं। जब मुझे याद है मैं अपना मेंस लिख रहा था, तो इवन प्रैक्टिस जब टेस्ट सीरीज से कर रहा था, तो जो उंगली का ये वाला कंपोनेंट होता है, ये वाला जॉइंट होता है, यहाँ पे इतना पेन रहने लगा था कि टेप लगाना पड़ता था कई बार कि उस पेन को सबसाइड किया जाए। तो और ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ होगा क्योंकि ये बहुत लंबी राइटिंग होती है और आप प्रैक्टिस में भी उसको लिखते हो। तो मैं उसको ड्राई रन कहता था कि मेंस के पहले मैं बिल्कुल मेंस में जिस तरीके से लिखना है ना, 1 हफ्ते पूरा जो हम पहले GS लिखते हैं, फिर 5 दिन का गैप देके ऑप्शनल लिखते हैं, तो मैं एक्चुअल मेंस के 1 हफ्ते पहले से लेके मैं उसी तरीके से कर रहा होता था। तो कि मेंस के पहले मैंने एक मेंस अपना तरफ से और दे रखा होता है। उसकी वजह से एक फ्लो इतना अच्छा बन जाता है कि आपको मेंस में लगता है कि इट इज़ जस्ट लाइक आपने अभी तो प्रैक्टिस करी थी। बट वो एफर्ट ज़रूर मांगता है और वो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मांगता है। तो उसके लिए आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, अपनी एनर्जी बनाए रखनी है, उसके लिए आप बहुत सारे फ्रूट्स कंज्यूम करते रहें। आप जैसे कि बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि भाई दिन में 3 घंटे लिखने के बाद मतलब मॉर्निंग के पेपर में इवनिंग में नींद आएगी, तो आपको उससे बचने के लिए भाई आप दिन के टाइम पे जब आप लंच करें तो फ्रूट्स खाएं रैदर देन बहुत ही हैवी खाना खाने के, बिकॉज वो डेफिनेटली आपको सुला देगा। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे आपकी मसल मेमोरी में ये चीज़ें स्टोर हो जाती है कि मुझे इतना इतना ऐसे लिखना है, ऐसा करना है, तो उस तरीके से आपको हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, जो आप मार्क्स जो मतलब प्रीलिम्स मेंस के 1 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले जो भी है, सेम पैटर्न फॉलो करते थे, तो फिर उसमें मार्क्स भी दे देते, मेरे को इतने मार्क्स GS में दे रहा हूँ मैं, अपने आप को इतने इसमें इतने आ जाएंगे, उस तरीके से? मैं जो है जब एग्ज़ाम के जो 1 हफ्ते पहले वाला जो ट्राई रन करता था, उसमें कभी अपने मार्क्स नहीं कैलकुलेट करता या मार्क्स देखता नहीं था। उसके पहले जितने देख रखे होते थे वो कर लेता था, क्योंकि होता क्या है कि जो 1 हफ्ते पहले वाला जो ट्राई रन होता है उसमें हमारे पास ये ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाता है कि उसमें सुधार किया जा सके। एटलीस्ट 2 हफ्ता हो तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है कि आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो।
तो जो लास्ट वाला प्रैक्टिस होता था उसके फिर मैं मार्क्स नहीं कैलकुलेट करता था, फिर मैं उसको छोड़ देता था कि अब जो होगा देखा जाएगा, दिस इज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस एंड राइट। अच्छा, मार्क्स कितने रहे आपके इस बार और लास्ट टाइम कितने थे? ओके। सो जैसे प्रीलिम्स तो खैर क्वालिफाइंग है, बट मेंस की बात करें, प्रीलिम्स में दोनों ही बार जीएस में 105 के अराउंड रहे थे, ±4-5, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग, बट सी सेट में भी अराउंड 90 के आसपास थे। और फिर मेंस में जो मेजर डिफरेंस आया इस बार रैंक में, जो लास्ट ईयर डायनेप्स हुआ था और अब की बार सीधा आईएएस, तो उसमें जो एक मेजर डिफरेंस आया वो मेंस में मार्क्स में आया, और वो था जब लास्ट ईयर मेरा स्कोर 948 था ओवरऑल, और इस बार वो स्कोर जाके 1006 हो गया। तो ये जो एक जंप था लंबा, ये इसकी वजह से ही रैंक में वो आया। और ये मेजर इसमें से पेपर 1 में 121 स्कोर किया था मैंने इस बार, जो कि एक मेजर जंप था। पेपर 2 में मैंने 121 स्कोर किया, लास्ट ईयर 119 था। पेपर 4 में मेरा लास्ट ईयर 100 अराउंड था, आपकी बार 120 था। फिर ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल आपकी रैंक को बनाएगा। देखिए होगा क्या कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपको कोई ना कोई सर्विस मिल जाएगी, एंड डेफिनेटली आई से ऑल द सर्विसेज आर वेरी गुड। लेकिन अगर आपने आईएएस के सपने के साथ शुरू किया है और आप आईएएस प्रॉपर आईएएस के लिए पूरी आपने जी जान लगाई है, देन आपको एक रैंक का भी उछाल लेना पड़ेगा, और उसके लिए ऑप्शनल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शनल में स्कोर करें। लास्ट ईयर मेरा स्कोर 279 था, और मैं खुद ही डरा हुआ था कि इस स्कोर को इस बार कैसे मैच किया जाएगा, बिकॉज इन सोशोलॉजी इट इज़ अ गुड स्कोर कंसिडर्ड, बट फॉर्चुनेट आई वॉज कि अब की बार वो स्कोर और इम्प्रूव होकर 285 पहुंच गया। तो इवन दो वो 6 नंबर और 5 नंबर 10 नंबर यहाँ वहाँ कंपोनेंट जो जोड़ते हैं, वो सारे जुड़ के एक आपकी रैंक को बनाते हैं। राइट। इस तरीके से रहा मार्क्स। ओके, और इंटरव्यू में कितना मार्क्स का है आपका? हाँ, इंटरव्यू में भी मेजर डिफरेंस आया। लास्ट ईयर मेरे 168 थे और अब की बार 182 थे। 180। हाँ, तो ये सारा ऐड ऑन होके वो स्कोर उसने जंप कर दिया। मे भी आपके इंटरव्यू में और भी मार्क्स आ जाते तो मैं भी सिंगल डिजिट में क्या ठीक। देखिए वो तो कुछ कहीं मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो कहीं का मार्क्स कम भी आ सकते थे। हाँ, तो इंटरव्यू में क्या पूछा गया था आपसे कि आप ऑलरेडी एसडीएम बन गए हो, कलेक्टर बन गए हो, तो फिर क्यों इधर आ रहे हो, या फिर ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हो, फिर ऐसा कुछ पूछा गया क्या? देखिए डेफिनेटली, क्योंकि उनको ये बात पता थी, और जब उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा तो मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर ट्रेनिंग कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन इसी तरह थे कि मैं डैनिप्स में ऑलरेडी सिलेक्टेड था और फिर मैं डिप्टी कलेक्टर में भी सिलेक्ट हो गया, तो आपने डैनिप्स क्यों ड्रॉप कर दिया एंड डिप्टी कलेक्टर क्यों ले लिया? हाँ। फिर उसके बाद कई सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस थे कि क्योंकि सिंस आप डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो समडे और दी अदर आप कलेक्टर बनेंगे या बन सकते हैं, तो आप अगर किसी जगह पे कलेक्टर आपको अपॉइंट करा जाता है तो आप किस तरीके से ड्रग्स की प्रॉब्लम जो कि यूथ में है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर जो एजुकेशन है, गर्ल्स के पास एजुकेशन किस तरीके से बेटर पहुंच सकती है, इन चीज़ों पे पूछा गया। उसके बाद जैसे कि इन्वायरमेंट हमारे आज के समय में बहुत ही फोकस टॉपिक भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो इन्वायरमेंट पे भी मुझसे पूछा गया, जैसे कि लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ मूवमेंट चल रहा है तो उस पर किस तरीके से करेंगे। फिर मिलेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। तो इसी तरीके से एक होलिस्टिक मतलब स्टैटिक भी कुछ कंपोनेंट पूछा गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मेरे थे वो सिचुएशनल थे, एंड दैट बीइंग जस्टिफाइड क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विस में था। तो इस तरीके से इंटरव्यू। एनसीईआरटी आपने पढ़े थे? एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़े थे, एंड आई इवन सजेस्ट कि आप लोग को भी एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए और अपने बेसिक्स एनसीईआरटी के बेसिस पे ही बनाने चाहिए। ओके, और करंट अफेयर्स का मेन सोर्स क्या रखा आपने? करंट अफेयर्स का मेरा सोर्स मार्केट में अवेलेबल बुकलेट्स थे, जो कि जैसे कि मैंने PT 365 विजन आईएएस की पढ़ी थी, एंड मैंने विजन आईएएस के सॉल्यूशंस भी सॉल्व किए थे। टेस्ट सीरीज़ मैंने विजन आईएएस की ही ली थी और उनके सॉल्यूशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। फिर मेंस के लिए भी अगर देखा जाए तो मेंस 365 मैंने रेफ़र की थी, और मैंने जीएस स्कोर का एथिक्स का मटेरियल रेफ़र किया था। उसमें जो भी थिंकर्स होते हैं वो बहुत ही क्रिस्प तरीके से जीएस स्कोर टीम ने मेंशन कर रखे हैं, जिसको कि आप एग्जैक्टली उठा के आप अपने एथिक्स के आंसर में पुट इन करते हैं। और फिर पर्सनालिटी टेस्ट में कई जगह मैंने मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए थे अलॉन्ग विद जीएस स्कोर, और भी कई जगह मैंने इंटरव्यूज़ दिए, और वो भी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वो आपको क्या इन्वायरमेंट किस तरीके से होने वाला है उसके बारे में आपको पहले से बता देते हैं, और पहले से आपको एक अनुभूति हो जाती है बेसिकली कि क्या होने वाला है। राइट। ओवरऑल इतनी आपने 2014 से और अभी 2022-23 आ गया है, अराउंड 8 to 10 ईयर हो गए हैं, और इस सिविल सर्विसेज के लिए दिए हैं एक प्रकार से देखा जाए। बट जनरली हर कोई ये सोचता है कि यार 1-2 साल में सिलेक्शन ले लेंगे और सेट सिस्टम, और अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। जनरली ये थिंकिंग होती है, और हर कोई चाहता भी है कि हो जाना चाहिए, बट ये लॉन्ग जर्नी हो जाती है। तो इस लॉन्ग जर्नी को ना हो पाए उसके लिए क्या स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, फिर वो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें सो दैट कि ये सारी चीज़ें उनके सामने ना आए कि वो 7-8 साल प्रिपरेशन में लगे, क्योंकि हर किसी का इतना फाइनेंशियली या फिर उसके पास इतना टाइम एज भी नहीं होती है कई लोगों के पास, तो ये भी।
देखिए जो पिन पॉइंटेड सोर्सेज होते हैं प्रिपरेशन के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो आपको मैं जैसा कि मैंने बताया कि रिवीजन के लिए सिर्फ वही कंटेंट पिकअप करना, पढ़ने के लिए वही कंटेंट आप पिकअप करेंगे जिनका आप रिवीजन कर सकें। फॉर एग्जांपल इन एनी वे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, फिर आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आप खुद बनाएं रैदर देन आप किसी की भी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से कॉपी करने के। इवन मेरी भी बात आप बिना अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, अपने ऊपर बिना लागू किए आप ना उसको इनकलकेट करें। आप उसको एटलीस्ट 1 to 2 वीक अपने ऊपर लागू करके देखें कि अगर आपको वो यूज़फुल लग रही है, अगर आपके वो टेस्ट सीरीज़ में या फिर जो भी आप लिख रहे हैं प्रैक्टिस, उसमें अगर आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, ओनली देन आप उस स्ट्रैटेजी को लीजिए, अदरवाइज़ आप उस स्ट्रैटेजी को ड्रॉप कर सकते हैं। और बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनके टॉपर्स के जब आप वीडियो देखेंगे तो आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ देखेंगे, डिफरेंट मटेरियल्स देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो इस तरीके से आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं जिसमें कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत बार लोग कहते हैं कि मैंने 15-15, 20-20 घंटे पढ़ाई करी। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा तो यही था कि मैं कोशिश करता था कि 8 से 10 घंटे पढूं। और इस एग्ज़ाम में पेशेंस और कंसिस्टेंसी ये 2 पिलर्स हैं। अगर आप अपने अंदर ये 2 क्वालिटीज़ ला सकते हैं, अगर आप पेशेंट रह सकते हैं, आप पेशेंस आपके अंदर है, आप धैर्य धर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी है, मैं कहूँ कि आप एक दिन में 15 घंटे पढ़ें, ऐसा आप 1 हफ्ते तक करें और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। आप भले ही 5 से 7, 8 घंटे पढ़ें, बट अगर आप उसको 365 में से 300-320 दिन तक पढ़ सकते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप एक बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे। साथ ही साथ जैसे कि मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया, तो मेंस में आप टॉपर्स कॉपी ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से ही आपको पता चलेगा कि वो ऐसा क्या लिख रहे हैं कि आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे, उन्होंने ऐसा क्या इंक्लूड किया है जो आपने नहीं इंक्लूड किया, तो वहाँ से आपके मेंस में मार्क्स इंप्रूव होंगे। इंटरव्यू में आप बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ ऑनलाइन यूट्यूब पर मिलेंगे आपको, तो आप उन वीडियोज़ को देखें, किस तरीके से जेस्चर्स होते हैं, किस तरीके से अपने आप को आर्टिकुलेट बेटर करना है, आपकी वहाँ से भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो इस तरीके से एक होलिस्टिक तैयारी लेके चलेंगे। और देखिए डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, ये सब बहुत ही अच्छे मीडियम्स हैं। देखिए ये डबल एजेड सॉर्ड कहलाते हैं, क्योंकि अगर आप इनको अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा बना दें। आप जो टॉपर्स कॉपी होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो टॉपर्स के इंटरव्यूज़ के जो वीडियोस होते हैं वो भी मॉक इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, आप उनको भी रेफ़र करिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या लूप होल्स हैं आपकी प्रिपरेशन में, जिसको आप प्लग इन कर सकते हैं। तो ये सारा मटीरियल हेल्पफुल होगा आपके ऊपर। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर मैसेज। स्टूडेंट्स को आपने इतना अच्छा मैसेज दिया, और आई थिंक स्टूडेंट्स ने आपकी पूरी जर्नी और काफ़ी आपने गाइड किया, स्ट्रेटजी बताई, ओवरऑल सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया। और आज इंटरव्यू काफ़ी टफ टास्क रहा शूट करना। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।